हाँ तो बच्चों, लास्ट क्लास में जहाँ हमने अपना टॉपिक छोड़ा था वो था पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर अगर हम कोई मीडियम इंट्रोड्यूस करते हैं तो उसकी कैपेसिटेंस पे क्या इफेक्ट पड़ता है। तो सबसे पहले हम जो मीडियम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं वो है कंडक्टिंग स्लैब। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं आपसे एक्सप्रेशन फॉर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर व्हेन अ कंडक्टिंग स्लैब, ये कंडक्टिंग स्लैब इंट्रोड्यूस बिटवीन पैरेलल प्लेट्स। तो पहले जो आपका कंडक्टर था, ज़रा ध्यान देना, मैं बना के दिखा रहा हूँ। पहले आपका जो कैपेसिटर था वो ये था पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, जिसके बीच का डिस्टेंस था d, जिसकी हर प्लेट का एरिया था a और कैपेसिटेंस आता था एप्सिलॉन नॉट a बाय d। ये बात ठीक है। अब हमने उसके बीच में एक कंडक्टर इंट्रोड्यूस किया, और जब हमने इसके बीच में कंडक्टर इंट्रोड्यूस किया तो हमने देखा कि भैया कंडक्टर की खुद की कोई इलेक्ट्रिक फील्ड तो होती नहीं है। तो जो पुरानी इलेक्ट्रिक फील्ड थी उसमें से इतना स्पेस वो वाला बन गया जिसकी खुद की कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, यानी कि नई इलेक्ट्रिक फील्ड जो भी आएगी नेट वो अब पहले से कम होगी। ठीक है, देखो मैंने यहाँ पे लिखा है कंडक्टर की खुद की इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, ये आपकी पुरानी इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, अच्छा इसकी विड्थ कितनी है कंडक्टिंग स्लैब की t, और ओरिजिनल विड्थ कितनी थी पुराने से, वो थी d। ठीक है, तो अब ये जो हिस्सा बचा हुआ है ये कितना हुआ d माइनस टी। ठीक है, तो ये जिस रीजन में, ये देखो ये जिसको मैं शेड कर रहा हूँ, किसी और तरीके से दिखाना चाहो तो हम ये लाइट कलर ले लेते हैं, ग्रीन कलर। यहाँ एक ना ये बनाते हैं, देखो ये हिस्सा देखो आप, ये वो रीजन है जहाँ पे अब भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये रीजन या ये रीजन। तो आपको दिखाई दे रहा है ये कितना है, ये टोटल d में से t स्लैब को माइनस कर दो, यानी कि d माइनस टी में अब भी पुरानी इलेक्ट्रिक फील्ड है। हम जानते हैं c क्या होता है, c इज इक्वल्स टू क्यू बाय वी। v क्या होता है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस, वो डिस्टेंस है अब d माइनस टी। अब पूरा डिस्टेंस तो है नहीं d, उस d में से t माइनस कर दिया हमने, कोई दिक्कत नहीं है। फिर वही फॉर्मूला हमारा v इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड को लिख दिया सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट d माइनस टी एज इट इज, सिग्मा को खोल दिया q बाय a d माइनस टी एज इट इज। ठीक है, अब इस पूरी वैल्यू को अगर आप यहाँ पुट करते हो तो c की वैल्यू क्या आती है, c को ना c डैश से दिखा दिया है, c तो आपका ओरिजिनल था, रुको एक मिनट, ये c डैश, c मैं यहाँ लिख देता हूँ, कहाँ लिखूँ, यहाँ छोटी जगह पे लिख देता हूँ। ओरिजिनली c था आपका एप्सिलॉन नॉट a बाय d, याद रखना, देखो ठीक है। ओरिजिनली c था आपका एप्सिलॉन नॉट a बाय d, c डैश हो गया आप क्या q बाय v, इस v को भी v डैश कर लो। ठीक है, तो ये c डैश आया q बाय v डैश, q से q कट गया, c डैश आया एप्सिलॉन नॉट a बाय d माइनस टी। अब एक मेरी बात सुनो, न्यूमरेटर में से कुछ माइनस हुआ है ना, तो कैपेसिटेंस बढ़ेगा। न्यूमरेटर में से कुछ माइनस हुआ है तो कैपेसिटेंस बढ़ेगा। यहाँ पर आपको ये बताना है कि भैया इसकी वैल्यू घटी है, इसकी वैल्यू डिक्रीज हुई है, तो जाहिर सी बात है इसकी वैल्यू इंक्रीज होगी। तो c डैश ज़्यादा होता है c से। तो अगर आप कोई कंडक्टिंग स्लैब इंट्रोड्यूस करते हो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर तो उससे उस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटी बढ़ जाती है। ठीक है, अब वो कहता है अगर आपने भरते भरते ये पूरा का पूरा एरिया कैप्चर कर लिया, ठीक है, तो ये जो टी विड्थ थी आपकी, ये जो कंडक्टिंग स्लैब की विड्थ टी थी, अगर वो पूरी की पूरी डी हो जाए तो आप क्या करोगे, आप कहोगे भैया यहाँ पर डी माइनस डी हो जाएगा, तो कैपेसिटेंस कितनी हो जाएगी, अपॉन में 0 आ जाएगा, यानी कि
इनफाइनाइट। तो कंडक्टर क्या करेगा, सारा का सारा चार्ज इधर पास कर देगा, तो कैपेसिटर का रोल ही प्ले नहीं करेगा। अब हम एक और नई चीज़ इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, डाइलेक्ट्रिक स्लैब। मैंने बताया था डाइलेक्ट्रिक स्लैब एक इंसुलेटिंग स्लैब होती है। इंसुलेटिंग स्लैब बाहर से लग रही इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से अपने ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का एक ब्रिज बना लेती है। ठीक है, तो डाइलेक्ट्रिक स्लैब एक ऐसी स्लैब है जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का ब्रिज है, लेकिन बाहर से लग रही इलेक्ट्रिक फील्ड से ऑपोजिट है। तो इसके पास अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड तो है, लेकिन वो इलेक्ट्रिक फील्ड भी पुरानी वाली इलेक्ट्रिक फील्ड से ऑपोजिट है, तो नई इलेक्ट्रिक फील्ड जो बनकर आएगी वो कम आएगी। देखो, ये इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ई न्यू, ये आपकी पुरानी इलेक्ट्रिक फील्ड ई ओल्ड, इन दोनों को माइनस करो, ई न्यू और ई ओल्ड को, तो आपकी ई नेट आएगी। ई नेट आएगी ई ओल्ड माइनस ई न्यू। हाँ, आप ये पूछ सकते हो कि भैया आपने इन दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड को माइनस क्यों किया, समझाता हूं। देखो, ये पूरा पॉजिटिव बार था, इसने यहां नेगेटिव चार्ज इंड्यूस किया, ये पूरा नेगेटिव बार है, इसने यहां पूरा पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस किया। ठीक है, ठीक है, तो ये जो आपकी स्लैब है, इस पे जो चार्ज आया बाहर वाली स्लैब से उल्टा आया। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड थी ऐसी और यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड है ऐसी, इसलिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों का सब्ट्रैक्शन बनेगी, तो ई नेट आएगा ई नॉट माइनस ई न्यू। जैसा कि हम जानते हैं सी होता है क्यू बाय वी, वी होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू लेंथ। ये तो बहुत देर से पढ़ते आ रहे हैं हम, तीसरी बारी कर रहे हैं इसी एक्सप्रेशन को दोबारा। तो यहां पर हाँ, इस बार एक नई चीज है, इलेक्ट्रिक फील्ड एक नहीं दो है, एक तो वो जो ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट थी और एक ई न्यू। ठीक है, तो वी हो जाएगा ई नॉट मल्टीप्लाई में डी माइनस टी प्लस ई न्यू मल्टीप्लाई में टी, ये टी और ऐड होगा, तो टी से लगने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड ये रही और ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड ये रही, आ गई दोनों। आगे चलो, अब हमने इसी चैप्टर में आगे जो लेक्चर निकल चुके हैं उनमें बताया था मैंने आपको कि रिलेटिव परमिटिविटी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के इक्वल होती है, वो इक्वल होती है ई एम बाई ई नॉट या एफ एम बाई एफ वी बाई एफ मीडियम या ई वैक्यूम बाई ई मीडियम। तो यहाँ से आपको एक एक्सप्रेशन इन दोनों से मिलके बन रहा है, ई मीडियम इज इक्वल्स टू ई वैक्यूम डिवाइडेड बाय के, और ई वैक्यूम हमने इस वाले क्वेश्चन के लिए क्या ले रखा है, ई नॉट, और ई मीडियम हमने क्या ले रखा है, ई न्यू। ई न्यू आ गया ई नॉट बाय के, पुट कर दो। देखना जरा, ये एक लाइन खा गया मैं, चलो जगह बना के यहाँ पर पुट कर देते हैं। देखो, यहां पे लिख रहे हैं हम v इज इक्वल्स टू ई नॉट डी माइनस टी, ये लिखा ना, प्लस ई नॉट बाय के टी। ठीक है, देखो ये बातें यहां लिखी हुई है। अब एक काम करो, इन दोनों में से आप ई नॉट कॉमन ले लो, ले लिया, ई नॉट कॉमन ले लिया, डी माइनस टी प्लस टी बाई के रह गया। ई नॉट की वैल्यू क्या होती है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। अब तो फिर वही पुरानी बातें चलेंगी, सिग्मा को लिख दिया हमने चार्ज बाय एरिया। ठीक है, अब सी डबल डैश कितना हो गया हमारा, क्यू बाय वी डबल डैश, वी पे भी डबल डैश लगा दो, ये लो खुश रहो। ठीक है, आगे तो Q बाय बी आ गया हमारा Q डिवाइडेड बाय Q बाय एप्सिलॉन नॉट ए, और ये डिस्टेंस D माइनस टी प्लस टी बाई के। काटा पीटी जो करनी है कर लो, उसके बाद क्या आएगा, सी डबल डैश एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाय D माइनस टी प्लस टी बाई के। ठीक है, अगर मैं D इक्वल्स टू टी इक्वल्स टू डी रख दूं तो ये तो गया आपका,
डी माइनस डी, बचा क्या सी डबल डैश के एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी। ये तो आपका ओरिजिनल कैपेसिटर था, तो आप ये कह सकते हो कि भैया ये लो सी डबल डैश जो है वो है सी के मल्टीप्लाई में सी नॉट, जिसका मतलब है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का एक और रिलेशन आ गया सी डबल डैश बाय सी नॉट। या आप यूं भी कह सकते हो ई आर इज इक्वल्स टू के इज इक्वल्स टू सी मीडियम डिवाइडेड बाय सी नॉट। और ये अभी हमारे और इक्वल थे किसके, फोर्स के। ठीक है, के का क्या रिलेशन था, इसको जरा उठा के ना अलग से नीचे ले जाओ। के का रिलेशन था ई एम बाय ई नॉट, एफ वी बाय एफ एम, इलेक्ट्रिक फील्ड वी बाय इलेक्ट्रिक फील्ड नॉट। और अब नया रिलेशन आया है सी एम बाय सी नॉट। ये लो, ये डाइलेक्ट्रिक के सारे रिलेशन लिख दिए हमने एक साथ। ठीक है, तो यहां पे आपका ये टॉपिक भी समाप्त हो जाता है। तो देखो हमने पहले तो दो कैपेसिटर्स के बीच में भर रखा था वैक्यूम, फिर उसकी जगह पर हमने रखा एक कंडक्टर। ठीक है, और कंडक्टर की इलेक्ट्रिक फील्ड थी 0। फिर हमने उसके बीच में रखा एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, वो डाइलेक्ट्रिक मीडियम या डाइलेक्ट्रिक स्लैब। उस डाइलेक्ट्रिक स्लैब से या कंडक्टर से, दोनों ही से कैपेसिटी इंक्रीज करी। ठीक है, तो ये तीनों केस एक साथ लिख के बता दिए। अब मैंने यहाँ पर कुछ केसेस लिए हैं जिसमें कैपेसिटर के बीच में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फिल करें। ठीक है, बस एक चीज समझ लो यहाँ पर, अगर ये दोनों कैपेसिटर के ये दोनों मीडियम इस तरीके से रखे जाएंगे, ये K1 और K2, तो इस केस में D सेम रहेगा। क्या सेम रहेगा? इस केस में D सेम रहेगा, लेकिन एरिया हाफ हो जाएगा। देख लो, आधा आधा हो गया, हाफ हो जाएगा। ये लो केस लगा दिया, C1 इक्वल्स टू K एप्सिलॉन नॉट A बाय 2 D और C2 इक्वल्स टू K2 एप्सिलॉन नॉट A2 बाई D। फिर इन दोनों को हमने लिया पैरेलल में और पैरेलल का केस लगा दिया, K पैरेलल इक्वल्स टू K1 प्लस K2 बाय 2। अब इसको आप देख लो, इसको खुद करने की कोशिश करना, आसान सी चीज़ है। इस वाले केस में क्या होगा, आपका एरिया तो सेम रहेगा, जो विड्थ है या जो डिस्टेंस है वो हाफ हो जाएगा। ठीक है, ये केसेस करने की कोशिश करो, वीडियो पॉज करके इसको देखना, आगे चलते हैं। बस ये कुछ केसेस हैं, इनको करो। अब बारी आती है एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर की। हम जानते हैं कि एनर्जी हम स्टार्टिंग से देखते आ रहे हैं वर्क डन से निकालते हैं, तो फिर से हमने लिख लिया एनर्जी इक्वल्स टू वर्क डन। और अगर हम बात करें इस एनर्जी की, चेंज इन एनर्जी की, तो वो चेंज इन वर्क डन के इक्वल बन जाएगा। और चेंज इन वर्क डन क्या हो जाएगा, V डॉट डी क्यू। ठीक है, V क्या है, Q बाय C। ठीक है, ठीक है, C बाहर ले लिया और इंटीग्रेट कर दिया मैंने Q को। Q की पावर 1 है, इंटीग्रेशन हो जाएगा Q स्क्वायर बाय 2। तो आपके पास एनर्जी का एक्सप्रेशन आ गया हाफ Q स्क्वायर बाय C। इधर आ जाओ। ठीक है, तो अब चाहो तो आप Q की जगह पे रख सकते हो CV, फिर उसके बाद C की जगह पे रख सकते हो Q बाय V। तो 3 एक्सप्रेशन आ जाते हैं इसके। E इक्वल्स टू हाफ Q स्क्वायर बाय C, E इक्वल्स टू हाफ CV स्क्वायर और E इक्वल्स टू हाफ QV। ठीक है, ठीक है, चलो एक ये कंसेप्ट और देखो बेटा। क्या था, मान लो आपको दो कैपेसिटर दिए C1 और C2, जिनका पोटेंशियल है V1 और V2। तो जब उनके अंदर चार्ज फ्लो करता है तो एनर्जी का लॉस होता है। किस तरीके से, देखो, पहले ये एक कैपेसिटर था,
C1 जिसका पोटेंशियल था V1, एक ये कैपेसिटर था C2 जिसका अपना पोटेंशियल था V2, ठीक है। अब वो कहता है, और चार्ज ले लो आप इसका Q1, इसका ले लो Q2, ये मैंने एक साथ लगा दी। इनका चार्ज Q1 Q2 CV1 C2 V2, जब मैंने इनको एक साथ लगाया तो इनका एक पोटेंशियल, कॉमन पोटेंशियल आ गया, ठीक है। देखो क्या हुआ भैया, पहले आपका C, अच्छा ये एक्सप्रेशन हम जानते हैं C इक्वल्स टू Q बाय V, तो V क्या हो जाएगा Q बाय C, या Q क्या हो जाएगा CV, है ना। इसको ध्यान में रखते हुए हमने कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला लगाया, V इज इक्वल्स टू टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय टोटल कैपेसिटेंस। टोटल चार्ज क्या हो जाएगा Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2, ठीक है। अगर ये किसी केस में इक्वल हो तो जैसे भी देख लेना, जो भी चार्ज क्या होता है, कई बार ऐसे केस आते हैं कि एनसीईआरटी का एग्जांपल है जिसमें चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर जाता है, तो Q/2 हो जाता है, तो वो वैसे निकाल लेंगे कॉमन पोटेंशियल। अब यहाँ पर आपने Q1 को क्या लिख दिया C1 V1 C2 V2, Q2 को C2 V2, ठीक है। कहाँ से आया फॉर्मूला ये Q1 और Q2 का, ये रहा Q इज इक्वल्स टू CV, और ये C1 C2 आपके हैं ही, तो V कॉमन क्या आया C1 V1 C2 V2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, हाफ CV², तो इनिशियली कितनी थी ये, हाफ C1 V1 का स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 का स्क्वायर, और फाइनली कितनी है हाफ C1 प्लस C2 और V कॉमन का स्क्वायर, ठीक है। अब मैं फाइनल माइनस इनिशियल कर दूं तो एनर्जी का लॉस आ जाएगा, एनर्जी लॉस क्या आएगा खुद कर लोगे, ठीक है। तो यहां पर आपका एनर्जी लॉस वाला टॉपिक भी हो गया। एक ये छोटी सी चीज़ और समझ लो, वैसे तो रजिस्टर में आता है ज़्यादा, अगर आपको कैपेसिटर का ऐसा कॉम्बिनेशन दिया जाए जिसमें आप सीरीज पैरेलल करने में परेशान हो रहे हो, जैसे C5 जो है ना ये सीरीज में आ रहा है ना पैरेलल में आ रहा है और ये परेशान और कर रहा है, तो एक कंडीशन होती है कि अगर C1 मल्टीप्लाई में C4 इक्वल हुआ C3 मल्टीप्लाई में C2 के, या आमने सामने कैपेसिटर अगर इनका मल्टीप्लिकेशन इक्वल हुआ तो मैं C5 को निगलेक्ट कर सकता हूँ। देखो, इफ C1 मल्टीप्लाइड बाय C4 इज इक्वल्स टू C2 मल्टीप्लाई बाय C3 देन निगलेक्ट C5 को आप निगलेक्ट कर सकते हो। निगलेक्ट करने के बाद ये दोनों सीरीज में आ जाएंगे, ये दोनों सीरीज में आ जाएंगे, और फिर उसको हम फाइनली ऐसे पैरेलल में रख के CA और CB बना देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम इस टॉपिक को यहीं समाप्त कर रहे हैं। अब सेकेंड चैप्टर आपका टॉपिक वाइज ऑलमोस्ट कंप्लीट है, एनसीईआरटी के क्वेश्चन हम अलग लेक्चर में लेंगे।